हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस छियानवे साइट। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक कवर कर लिए थे। कक्षा 10 की गणित की जो परीक्षा हुई थी 16 मार्च को, उसी का हल कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है आपका 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अथवा में और आया था आपका 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका हल करने से पहले देखिए, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मार्च में कक्षा 8, 9, 10 की गणित और विज्ञान का सिलेबस चालू करूंगा। तो आप अपने छोटे बहन भाई, आस पड़ोस में या रिश्तेदार में या आपके स्कूल में जितने भी हैं उनको ऐसे चैनल का नोटिफिकेशन दे देना, ताकि वो भी पढ़ लें। ये क्लासेज बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हल। हम दोनों को ही करेंगे। पहले हम ये ऊपर वाला करेंगे, उसके बाद हम ये नीचे वाला करेंगे, क्योंकि किसी ने हो सकता है ये ऊपर वाला किया हो और किसी ने हो सकता है नीचे वाला किया हो। तो दोनों की कैलकुलेशन देख लेना और दोनों का हल भी देख लेना, ताकि जब रिजल्ट आए उस समय आप रीचेकिंग का फॉर्म डाल सके यदि आपके नंबर कम आए हैं तो देखिए, हम 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की एपी लिखनी होगी। क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की एपी बराबर एपी निकालनी होगी। तो देखिए 10, हमको 10 और 250 के बीच की संख्या ही लेनी है। तो 10 से अगली क्या होगी? 11। 11 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं। 12 में जाएगा। तो भैया 12 से स्टार्ट होगी 4 के गुणजों की एपी। अब 4 4 जोड़ करके लिख दीजिए। 12 और 4, अगली संख्या 16 आएगी। 16 से अगली क्या आएगी? 20। एक पीछे से और निकाल लीजिए। क्या 249 में 4 का भाग जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। क्या 248 में जाएगा? 248 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये 4 के गुणजों की एपी आ गई। अब हमको ये बताना है कि 4 के गुणज कितने हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? n का मान। तो यहां मानों को दर्शा दीजिए। पहले आपके पास क्या क्या है? यहां a का मान 12 है, d का मान 4 है। 4 के गुणजों की एपी है तो एक d का मान 4 होगा, और ये n का मान 248 है। ये n अंतिम पद। तो हमको ये n वाला ही सूत्र लगाना है यहाँ पर। अतः ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर मान रखने हैं। ये n की जगह पर ये n का मान लिख लीजिए 248 बराबर चिन्ह लगा लेंगे। a की जगह पर a का मान लिख देंगे 12 प्लस से कोष्टक में n का मान तो ज्ञात ही करना है -12 इंटू में d का मान 4। सभी मान जमा दिए। अब कैलकुलेशन करनी है। देखिए, सबसे पहले हमको पक्षांतर करना है। 12 को इधर लेके आना है। 12 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा। तो 248 माइनस 12 बराबर में क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू में 4 बचेगा। 248 में से 12 घटा लीजिए तो भैया 236 बचेंगे। कितने बचेंगे? 236। और इंटू में n माइनस 1 इंटू में वो बराबर में n माइनस 1 इंटू में 4 आएगा। अब 4 को हटा लीजिए। 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो अगली स्टेप आएगी आपकी 236 बटे में 4 बराबर में n माइनस 1 बचेगा। 4 का भाग देना है हमको 236 में।
तो 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, यानी 59 बार जाएगा। बराबर में n-1 ही है आपका। अब एक बार पक्षांतरण और करना है हमको, -1 को इधर लाना है, इधर आके प्लस का होगा, तो 59 + 1 बराबर n। 59 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 बराबर n। तो यह हमको पता चल चुका होगा कि n के कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में 60 हैं। तो नीचे हिंदी लिख देनी है हमको, अतः 10 और 250 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, 60 हैं। कितने हैं, 60। आपको याद होगा आपका आंसर, तो n का मान भैया यहां पर 60 आ रहा है। अथवा वाला देखिए, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है हमको। तो देखिए यहां पर विषम संख्याओं की एपी लिख देते हैं, अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एपी। तो यह एपी आपकी कहां से चालू होगी, 1 से चालू होगी। कहां से चालू होगी, 1 से। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट 1 पीछे से लिख लीजिए, 49। तो यह 0 से 50 तक की संख्याओं में आदि विषम संख्या होती हैं, आदि सम होती हैं। तो यहाँ पर n का मान तो निकालने की आवश्यकता है नहीं आपको। n का मान यहाँ कितना होगा, 50 का आधा 25 होगा। यहाँ a बराबर 1 है, d का मान कितना है, 3 में से घटाइए 2 आएगा। n का मान कितना है, 25, और अंतिम पद भी है आपके पास, ये n का मान 49। अब योग पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, योग। तो हमको योग वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, योग वाला। Sn बराबर n/2। योग वाले दो सूत्र होते हैं, छोटा वाला लगाएं या बड़ा वाला लगाएं। जब हमारे पास ये n का मान होता है तो हमको ये n वाला ही सूत्र लगाना होता है। तो a + an, मानों को जमाइए, s 25, n की जगह 25, तो 25/2। बड़े कोष्ठक में a का मान 1 + an का मान कितना है, 49। जोड़ लीजिए, s 25 बराबर 25/2 ज्यों का त्यों। 1 और 49 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 2 से 50 कट रहा है भैया 25 बार। 25 गुणा 25 करेंगे तो आपका आएगा 625। तो नीचे हमको हिंदी लिख देनी थी कि अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। कितना होगा, 625। देख लीजिए, आपने दोनों टाइप में से किसी एक टाइप को किया होगा, तो मैंने दोनों टाइप करा दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां देखिए, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अथवा वाला और है, अथवा में आया था आपका, उसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अथवा वाला बताऊंगा। तो देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बनाना था हमको। क्या बनाना था, एक समांतर चतुर्भुज, और उसका नामकरण करना था ABCD। कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं करेंगे हम, यहाँ इसके अनुसार ही करेंगे। ABCD है तो ABCD ही करेंगे। इन बिंदुओं को यहाँ पर निरूपित कर देंगे। A के निर्देशांक है 6,1, B के हैं 8,2, C के हैं 9,4 और D के हैं P,3। तो ये हमको P के
P का मान निकालना था, तो P का मान निकालने के लिए आपको इस समय विकर्ण खींचने हैं दो, और समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की कंडीशन आपको याद होगी या होनी चाहिए थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर, इसलिए बिंदु ये प्रतिच्छेद बिंदु को नाम दे देते हैं O। तो ये बिंदु O विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा और विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होगा। तब हमें इसके निर्देशांक निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको हल करा रहा हूं, आपने थोड़ी सी हिंदी भी लिखी होगी कि अतः बिंदुओं A B C D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तथा बिंदु O विकर्णों AC व BD का मध्य बिंदु है। तब इसके निर्देशांक निकालने पर तो पहली कंडीशन में निकालेंगे हम। देखिए यदि बिंदु O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, तब इसके निर्देशांक निकालने पर तो बिंदु O के निर्देशांक निकालने भैया कौन सी कंडीशन में, यदि बिंदु O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है तब इसके निर्देशांक निकालने पर। तो भैया मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र आपको याद होगा भली भांति x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो AC को काम में ले रहे हैं तो A के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, C के मान लेते हैं x2 y2। आप चाहें तो C के x1 y1 मान सकते हैं और A को x2 y2 मान सकते हैं। निर्देशांक निकालने में कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए O के निर्देशांक निकालते हैं, कैसे निकलेंगे भैया, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 से निकलेंगे। तो निकालते हैं x1 की जगह पर x1 का मान लिखेंगे 6 प्लस x2 का मान लिखेंगे, x2 का मान है 9 बटे में 2 y1 + y2 का मान करना है 1 + 4 बटे में 2। आगे और सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 9 और 6 कितने हो गए 15 बटे में 2 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 बटे 2। तो बिंदु O के निर्देशांक आए आपके 15 बटे 2 और 5 बटे 2। किस कंडीशन में, यदि बिंदु O विकर्ण AC का मध्य बिंदु है तब। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि यदि बिंदु O विकर्ण BD का मध्य बिंदु है तब इसके निर्देशांक निकालने पर, ऐसे हमको हिंदी लिख देनी है। मैं यहाँ पर केवल कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपके लिए, हिंदी यही लिखनी है जो मैंने बोला है। यदि बिंदु O विकर्ण BD का मध्य बिंदु है तब इसके निर्देशांक निकालने पर तो सूत्र यही यूज करना है हमको, x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। अब B और D में से एक बिंदु को x1 y1 मान लेंगे और एक को x2 y2 मान लेंगे। यहाँ पर निकालिए निर्देशांक। अगली स्टेप x1 + x2, x1 मान 8 और x2 मान p, तो दोनों को जोड़ना है 8 + p और बटे में 2। और दूसरा मान जोड़ो, y1 का मान और y2 का मान 2 और 3, 2 + 3 बटे 2। आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, 8 + p बटे 2 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बटे 2। तो भैया यहाँ पर y निर्देशांक सेम आया है 5 बटे 2, 5 बटे 2। अब हमको x का मान बराबर करना है, यानी जो ये है 15 बटे 2 और 8 + p बटे 2, ये दोनों बराबर करने हैं क्योंकि एक बिंदु के केवल एक ही निर्देशांक होते हैं, दो नहीं। अब हमको निर्देशांकों की तुलना करनी है, तो यहाँ पर हमको लिखना था, अब निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर जब हम निर्देशांकों की तुलना करते तो 8 + p बटे 2 किसके बराबर करना था, 15 बटे 2 के। इधर देखिए, इधर करा रहा हूं, तो 8 + p बटे 2 बराबर 15 बटे 2।
हर बराबर कट जाएगा। 8 को उधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, 7 में 8 उधर जाए माइनस का तो पी रहेगा इधर, तो 15 माइनस 8। अब 15 में से 8 घटा लीजिए भैया, 7 आएगा। पी का मान कितना आया था? 7। अब मैं आपको अथवा वाला कराऊंगा। पी का मान भैया 7 आया था। अच्छी तरह से याद कर लीजिए जिन विद्यार्थियों ने इसको किया है। 17वां सवाल का अथवा वाला क्वेश्चन आपका ये था, उसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो भैया हमको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इन बिंदुओं से जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये इस पर इन बिंदुओं के नामकरण कर दीजिए ए बी, और इन बिंदुओं को अंकित कर दीजिए -1,7, बी पर कर दीजिए 4,-3। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु हम मान लेते हैं सी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब बिंदु सी के निर्देशांक मान लेंगे हम x1 वो x, y। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिखनी थी हमको, वो मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि माना बिंदुओं ए -1,7 और बी 4,-3 से बनने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु सी x, y 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तब बिंदु सी के निर्देशांक निकालने पर। तो जो मैंने बोला है ये हमको हिंदी लिखनी थी। अब हमको क्या करना है भैया? सूत्र लगा देने हैं। x बराबर विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और दूसरा सूत्र है आपका y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इन बिंदुओं को मानते हैं हमें x1 y1 और इन बिंदुओं को मानते हैं x2 y2, अनुपात को मानते हैं m1 अनुपात m2। अब इन मानों को देख करके इस सूत्र में रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। m1 का मान देखिए कितना है? 2, गुणा में x2 है, गुणा का चिन्ह लगाइए, x2 का मान लिखिए 4, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। m2 का मान लिखना था हमको 3, m2 में x1 का मान -1, गुणा के बाद माइनस संख्या कोष्ठक में लिखनी है, बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इधर भी जमा लेते हैं। देखिए y बराबर m1 का मान कितना है? 2, m2 का चिन्ह लगा देंगे, y2 का मान लिखना है -3 कोष्ठक में लिखना है, प्लस m2 का मान 3, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, y1 का मान लिखेंगे, y1 का मान है 7, बटे में m1 की जगह पर m1 का मान 2, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, m2 जगह पर m2 का मान 3। दोनों में मान जमा दिए, कैलकुलेशन करनी है। देखिए 4 गुणा 2 करेंगे, 4 दूना 8, 3 गुणा -1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, बटे में 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। 8 में से 3 घटा लेंगे भैया, 5 बचेगा, बटे में 5 है ही, 5 में 5 का भाग देना है, कितना आएगा? 1। x का मान तो आ गया 1। अब y का मान निकालते हैं। देखिए माइनस का 3 गुणा 2 करना है तो माइनस का 6 आएगा, अब प्लस है तो प्लस 7 गुणा 3 करेंगे, 7 के 21 और बटे में 5, 2 प्लस 3 5, प्लस के 21 और माइनस के 6, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है, प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे? 15, और बटे में 5, 5 का भाग 15 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो भैया बिंदु सी के निर्देशांक आ गए ना, तो हमको नीचे हिंदी लिख देनी थी कि अतः बिंदु सी के निर्देशांक x का मान पहले लिखना है, कितना आया? 1, y का मान बाद में लिखना है 3। तो कितने आए भैया बिंदु सी के निर्देशांक? 1,3 आए। आपको भली भांति याद होगा और आपने इसी प्रकार से कैलकुलेशन की है ना। अगर आपका 1,3 नहीं आ रहा है तो आपने मिस्टेक की है भैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको वैकल्पिक क्वेश्चन भी दिया हुआ है अथवा में, तो मैंने ये ऊपर वाला पहले वाला ही लिया है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यह यहाँ पर मैंने चित्र पहले ही बना लिया है। ये आपका ये वृत्त है और इसके चारों ओर परिघत मतलब चारों ओर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी डी बराबर होगा, ए डी सी बी सी के बराबर होगा। तो ये हमको दिया है वगैरह में लिख देना है। जो सिद्ध करने वाले जो सवाल होते हैं उसमें हमको दिया है लिखना होता है। अगर कुछ रचना करनी होती है तो उसमें रचना भी लिखनी होती है और अपन उपपत्ति करते हैं। तो देख क्या दिया हुआ है कि वृत्त के परिघत, ये वृत्त है तो वृत्त के परिघत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे दिया है हमें एक वृत्त के परिघत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात में और लिख देना, जब समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर सी डी कॉमा और ए डी बराबर क्या होगा बी सी। ये आपको दिया है, रचना कुछ करनी नहीं है यहाँ पर। अब हमको डायरेक्ट उपपत्ति करनी है। क्या करनी है? उपपत्ति। और उपपत्ति में हमको लिखना है, अतः हम जानते हैं कि आपको एक प्रमेय याद होगी कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो वही लिखना है हमको यहाँ पर, यही प्रमेय लगानी है हमको, इसी से ही सिद्ध होगा। अतः हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो हमको यही नियम लगाना है यहाँ पर। तो देखिए बिंदु ए इस वृत्त के बाहर स्थित है, तो ए से ये स्पर्श रेखा हो गई ए ई, और ए एच भी स्पर्श रेखा हो गई। तो ए ई किसके बराबर होगा? ए एच के बराबर होगा। तो लिख दीजिए, इसलिए ए ई बराबर क्या होगा? ए एच। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब बी ई किसके बराबर होगा? बी एफ के बराबर होगा। तो जिधर ए ई लिखा है उधर ही हमको बी ई लिखना है, तथा बी ई बराबर क्या होगा? बी एफ होगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। बी ई बी एफ के बराबर होगा। अब सी एफ किसके बराबर होगा? सी जी के। ध्यान रहे कि बी एफ जिधर लिखा है उधर ही हमको सी एफ लिखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो बी एफ हमारा इधर है तो सी एफ इधर लिखना है, सी जी किधर लिखना है? इधर। तो देखिए, तथा सी जी बराबर सी एफ, समीकरण नंबर 3। जिधर सी जी लिखा है उधर डी जी लिखना है। तो डी जी बराबर क्या होगा? डी एच होगा। तथा डी जी बराबर डी एच, समीकरण नंबर 4। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद चारों समीकरणों को जोड़ना है। अतः समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए भैया।
इधर वाले इधर ही जुड़ेंगे, उधर पक्ष वाले उधर ही जुड़ेंगे। इधर जोड़ रहा हूं मैं ए प्लस बीई प्लस सीजी प्लस डीजी बराबर उधर जोड़ना है ए एच प्लस बी एफ, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। अब देखिए ए प्लस बीई, चित्र में ए प्लस बीई इन दोनों के योग की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए बी प्लस सी जी और डी जी। चित्र में देखिए सी जी और डी जी इन दोनों के योग की जगह पर हम सी डी लिख सकते हैं, बराबर में देखिए ए एच और बी एफ, नहीं ए एच के साथ क्या जोड़ना है डी एच, तो ए एच और डी एच इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बी सी। अब देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो समान हो, तो हमें ए बी बराबर ए डी करना चाहेंगे, ताकि जब ए बी और ए डी बराबर हो जाएगा, इसी प्रकार सी बी और सी डी बराबर हो जाएगा, तो चार भुजा बराबर हो जाएंगी, तो हम कह देंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज क्या है आपका एक समचतुर्भुज है। तो देखिए ए बी की सी डी की जगह पर लिख लो सी डी और ए बी बराबर है, तो ए बी की जगह पर सी डी लिख सकते हैं और सी डी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो हम सी डी की जगह पर ए बी लिख रहे हैं, तो ए बी प्लस ए बी बराबर हमको ए बी और ए डी बराबर करना है, तो ए डी तो रखना ही रखना है हमको, तो बी सी हटाना है, बी सी जगह पर क्या लिखना है BC की जगह पर हमको AD लिखना है, तो देखिए AD प्लस AD कितने AB हो गए 2 AB बराबर 2 AD, 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बराबर आएगा आपका AD। AB और AD को बराबर कर दिया है हमने। अब इसी प्रकार हम लिख देंगे कि इसी प्रकार BC और CD होगा। देखिए तो हम लिख देंगे इसी प्रकार, तो यह AB और AD बराबर हो गया ना, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार लिखे BC और CD बराबर कीजिए, इसी प्रकार BC बराबर क्या होगा CD, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। तो यह हमको ये तो दिया है कि AB और CD के बराबर है, तो यह AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, तो हमने AB को AD के बराबर कर दिया और BC को CD के बराबर कर दिया, तो ये चारों भुजा आपस में बराबर हुई या नहीं हुई, हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देते कि अतः समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है भैया, और नीचे लिख देते इति सिद्धम। इतना काम करना था भैया हमको, तब जाकर के ये क्वेश्चन अपन का कंप्लीट होता। किसी ने अथवा वाला किया है तो मैं अथवा वाला भी कराऊंगा भैया नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भैया आधा घंटे की हो गई है। सभी वीडियो को देख लेना और अपना मिलान कर लेना, और जो विद्यार्थी 9th क्लास के देख रहे हैं इसको, वो भैया अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना,
आप सीख लेना कि आपकी एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 में। तो यह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो विद्यार्थी भैया चैनल को छोड़ के मत जाइए, अभी वीडियो को सब्सक्राइब, वो वीडियो को लाइक तो करते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि मैं अप्रैल महीने में कक्षा 8, 9, 10 की गणित विज्ञान का सिलेबस फ्री में पढ़ाऊंगा। तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा कोर्स कर लीजिए। आप नहीं चाहते क्या कि आपके भी वार्षिक एग्जाम में अच्छे नंबर आए गणित और विज्ञान में? आप तो ये सोच रहे होंगे कि गणित और विज्ञान से क्या काम चलेगा, सभी विषयों में आने चाहिए भैया। जी हाँ, सभी विषय में आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे। गणित विज्ञान को मैं क्लियर कराऊंगा और सब्जेक्ट को आप अपने क्लास टीचर से कर लेना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। कोर्स को पूरा कर लेना भैया, फ्री में ही पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।